नागलोक में दो इच्छाधारी नागिन बहनें शिवांशी और रेशमा रहती थीं। दोनों ही बहनें दिखने में बेहद खूबसूरत थीं। कहने को तो दोनों सौतेली थीं, लेकिन उनमें प्यार सगी बहनों से भी ज्यादा था। शिवांशी बड़ी बहन होने के नाते हर वक्त अपनी छोटी बहन रेशमा का ध्यान रखती थी। शिवांशी बहुत ही दयालु और गुणी थी, जबकि रेशमा का स्वभाव बहुत ही घमंडी और गुस्सैल किस्म का था। एक रोज शिवांशी मंदिर में गरीब नाग नागिनों को खाना खिला रही थी। तभी रेशमा नागिन वहाँ आती है और कहती है, ओफो दीदी, घूमने के लिए देर हो रही है, तुम क्या इन भूखे नंगों को खाना खिलाने में समय वेस्ट कर रही हो। रेशमा, मेरी बहन ऐसा नहीं कहते। हम लोग नागलोक के राजा नागराज जी की बेटियां हैं और अपनी प्रजा का ध्यान रखना हमारा फर्ज है और तुम्हें भी इनकी मदद करनी चाहिए। ओफो दीदी, अब आप फिर से शुरू मत हो जाना। आप जानती हो ना, मैं इस नागलोक की सबसे शक्तिशाली नागिन हूँ और आप चाहती हो कि मैं ये सब करूँ? कभी नहीं। खैर छोड़ो ये सब। अच्छा अब चलो ना, जंगल की तरफ चलते हैं। दोनों इच्छाधारी सौतेली बहनें जंगल की तरफ जाने लगती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें काली नागिन मिलती है। अच्छा हुआ शिवांशी, तुम मुझे यहीं मिल गई। मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही थी। क्यों काली नागिन, कोई काम है क्या तुम्हें? हाँ, मैं कब से मुंह से आग निकालने वाले जादू तुमसे सीखना चाहती हो, लेकिन उस जादू में रेशमा मुझसे ज्यादा माहिर है। तुम इससे कहो, ये तुम्हें सिखा देगी। काली नागिन रेशमा के पास जाकर उसे हाथ लगाते हुए कहती है, रेशमा बहन, क्या तुम मुझे ये जादू सिखाओगी? तभी रेशमा उसे जोर से धक्का देती है और कहती है, ए पीछे हट काली कहीं की, छी, मुझे छूकर गंदा कर दिया। तू जानती है ना मुझे तुम गरीबों और काले लोगों से कितनी नफरत है। अब मुझे जाकर स्नान करना होगा। रेशमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। काली नागिन सुबक सुबक कर रोने लगती है। फिर शिवांशी उसे चुप करवाती है और उसे वो जादू सिखाती है। ऐसे ही समय बीतता है। शिवांशी और रेशमा का एक दोस्त था अथर्व, जिसे वो दोनों ही पसंद करती थी, लेकिन अथर्व पूरी तरह शिवांशी का दीवाना था। एक रोज शिवांशी अथर्व से मिलने जाती है कि तभी एक नेवला उस पर हमला कर देता है। ये देख अथर्व उस नेवले को अपनी जादुई शक्तियों से जला देता है, लेकिन इन सब में शिवांशी को चोट आ जाती है। फिर अथर्व जंगली जड़ी बूटियां लाकर उसके जख्मों पर लगाता है। अब कैसा लग रहा है शिवांशी? बहुत बेहतर। भला तुम्हारे रहते मुझे कुछ हो सकता है? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अथर्व, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और ये मेरी खुशनसीबी होगी कि अगर मेरी तुमसे शादी होगी। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं एक पेड़ के पीछे छुपकर रेशमा ये सब सुन रही थी। वो ये देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। अथर्व सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे छीनकर मेरी सौतेली बहन ने ठीक नहीं किया, लेकिन मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अथर्व को पाने की चाहत में रेशमा पर्वत की ऊंची पहाड़ी पर शिव जी की घोर तपस्या करने चली जाती है। वो भक्ति में लीन हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर नागलोक में शिवांशी और अथर्व उसे ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। शिवांशी उसकी याद में काफी दुखी रहने लगती है। फिर तकरीबन 6 महीने बाद रेशमा वापस लौट आती है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके स्वभाव में बहुत ही परिवर्तन था। कहाँ गई थी तुम रेशमा? पता है मैं तुम्हें कब से तलाश रही थी। दीदी, मैं खुद को सुधारने के लिए आपसे दूर गई थी, लेकिन देखना अब मैं वापस आ गई हूँ ना। अब हर कोई मुझसे ही प्यार करेगा। रेशमा को देख शिवांशी बहुत खुश थी, लेकिन अथर्व को उसका बर्ताव कुछ अजीब लगा। अब रेशमा सबकी मदद करती, गरीबों को प्यार करती और काली नागिन के साथ खूब घूमती। कुछ दिन बीतने के बाद एक रोज जब शिवांशी जंगल में नदी किनारे बैठी हुई थी, तो रेशमा उसकी पीठ पर चाकू से वार कर देती है। रेशमा, मेरी बहन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझसे सब कुछ छीना है। पहले माँ बाप का प्यार, फिर नागलोक के लोगों का प्यार और अब मेरा अथर्व, तुम उसे भी मुझसे छीनना चाहती हो। तुम्हें मुझसे इतने शिकवे थे तो एक बार तुम मुझसे कहकर तो देखती। मैं हंसते हंसते तुम्हें अपनी जान दे देती, लेकिन अथर्व तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। भले ही वो रेशमा को नहीं अपनाएगा, लेकिन अपनी प्रेमिका शिवांशी को तो अपनाएगा ना। इतना कहकर रेशमा शिवांशी का रूप ले लेती है और अपनी बहन को वहीं मरता छोड़ वो खुद अथर्व के पास चली जाती है और उससे कहती है, अथर्व, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुमसे अभी शादी करनी है। लेकिन अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा ना मुझे तुमसे शादी करनी है। अथर्व को दाल में कुछ काला लगता है। फिर उसकी नजर उसके पैरों में जाती है। अरे ये क्या? मेरी शिवांशी के पैरों में तो नेवले के काटने के जख्म के निशान थे। इसका मतलब ये कोई और है। सच बताओ, कौन हो तुम और मेरी शिवांशी कहाँ है? तभी रेशमा अपने असली रूप में आ जाती है। ओफो, जिसे देखो बस शिवांशी शिवांशी करता रहता है, इसलिए आज मैंने उसका खात्मा ही कर दिया।
अब तक तो वो तड़प तड़प कर मर भी गई होगी। आखिर क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है? उसका साफ दिल और एक तुम्हारा दिल है जिसने अपनी बहन को ही धोखा दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। तो मैं बाद में देखता हूँ। इसके बाद अथर्व भागता हुआ शिवांशी के पास जाता है और अपनी जादुई शक्तियों से उसे बचा लेता है। फिर दोनों जाकर इस बात की शिकायत नागराज से करते हैं। नागराज रेशमा की सारी शक्तियां सजा के तौर पर उससे छीन लेते हैं और उसका इच्छाधारी नागिन होने का वरदान भी उससे छीन लेते हैं। अब रेशमा एक साधारण सांप के रूप में जिंदगी बिताती है और शिवांशी और अथर्व शादी कर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक इच्छाधारी नागिन अपनी दो बेटियों नयनतारा और तेजस्वी के साथ जंगल में रहती थी। एक रोज वो उनके लिए दूध लेने जाती है, तभी सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब हमारा क्या होगा माँ? दोनों बेटियां बहुत रोती हैं। वो जंगल में अकेली रहती थी, इसलिए वो फैसला करती हैं कि वो अब इंसानी रूप लेकर इंसानों के बीच में रहेंगी। काफी तकलीफों के बाद पढ़ लिख कर दोनों एक ही स्कूल में टीचर लग जाती हैं। नयनतारा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन तेजस्वी लालची, घमंडी और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। चलो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालो, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, कल जो मैंने तुम सबको 1000 रुपए लाने को कहा था, वो तुम सब लाए हो कि नहीं? और हाँ, ध्यान रहे इस बारे में किसी को भी कुछ पता न लगे। ये लीजिए मैडम। मैडम, ये मेरे 1000 रुपए। रूही, अब तुम लाओ। मैडम, मैं नहीं लाई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो फीस समय पर भर देते हैं और जरूरत की हर चीज लाकर दे देते हैं, तो फिर पैसों की क्या जरूरत है? मैं कुछ नहीं जानती, चाहे तुम उनसे झूठ बोलो, मार खाओ या चोरी करो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। इसके बाद तेजस्वी उसकी खूब पिटाई करती है। सब बच्चे डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहते। बच्चों से लिए हुए पैसों से तेजस्वी शाम को शॉपिंग करके घर लौटती है। तेजस्वी, इतनी सारी शॉपिंग? आखिर कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? अभी तो सैलरी भी नहीं आई, फिर इतना खर्चा तुमने कहाँ से किया? 3 दिन पहले भी तुमने एक महंगे से होटल में खाना खाया था। हाँ तो अपने पैसों से खाया था, और मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूं। तुम मेरी बड़ी बहन हो, माँ नहीं, इसलिए ये सब लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीनी है, समझी? और ये सब खर्चे मैं अपनी सेविंग से कर रही हूँ। तेजस्वी की बातों पर नयनतारा को भरोसा नहीं होता और वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। उधर स्कूल में सभी बच्चे भी तेजस्वी के बार बार पैसे मंगवाने और उसके बुरे स्वभाव के चलते उससे दुखी हो चुके थे। पूरे स्कूल में सबसे बुरी तेजस्वी मैडम है। प्रैक्टिकल के 30 नंबर इनके हाथ में क्या है? ये तो हमें ब्लैकमेल ही करे जा रही हैं। हमें तेजस्वी मैडम की शिकायत प्रिंसिपल मैडम से करनी ही होगी। तभी वहां नयनतारा आ जाती है और वो उनकी सब बातें सुन लेती है। बच्चों, तुम चिंता मत करो, वो मेरी बहन है, मैं उसे सब समझा दूंगी, लेकिन तुम प्रिंसिपल मैडम से कुछ मत कहना। घर आकर वो अपनी बहन से कहती है, तेजस्वी, मैं नहीं जानती थी कि कुछ पैसों के लिए तुम इतनी गिर जाओगी। तुम आज के बाद बच्चों पर अत्याचार नहीं करोगी और ना ही उन्हें ब्लैकमेल करोगी। ये मेरी जिंदगी है और इसे मुझे कैसे जीना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज तेजस्वी स्कूल जा रही थी, तभी उसकी टक्कर एक बूढ़ी औरत से होती है। वो बूढ़ी औरत तेजस्वी से कहती है, मैं जानती हूँ तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और तुमसे भी वही खुशबू आ रही है जो उसमें से आती थी। लेकिन तुम यहाँ इंसानों वाली जिंदगी क्यों जी रही हो, जहाँ तुम्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी नौकरी करनी पड़ती है? तुम तो आराम से रानी वाली जिंदगी जी सकती हो। वो कैसे? नागिनों की रानी बनकर तुम सबके ऊपर राज करोगी, हुक्म चलाओगी, सोना चांदी नागमणि सब तुम्हारे आगे पीछे रहेंगे। हाँ। तेजस्वी के मन में लालच और भर जाता है और वो कहती है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे रानी बनना है, सबके ऊपर राज करना है, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके लिए स्कूल से 10 लड़कियों को लाकर उनकी बलि देनी होगी, जिससे तुम्हें नागमणि हासिल हो जाएगी। तुम एक स्कूल टीचर के साथ एक नागिन भी हो,
जब तुम नागिन स्कूल टीचर बन जाओगी तो सब बच्चे तुमसे डरेंगे और तुम उनको डसकर उन्हें बेहोश कर सकती हो। तेजस्वी स्कूल पहुंचकर अपनी क्लास में पहुंचती है और नागिन रूप में आ जाती है। उसे देख सभी बच्चे घबरा जाते हैं। हमारी मैडम एक नागिन है। नहीं नहीं, हमें कुछ मत करना मैडम। सभी बच्चे बहुत रोते और गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन तेजस्वी उनकी एक नहीं सुनती और 10 लड़कियों को डसकर उस बूढ़ी औरत के पास ले जाती है, जहां वो नागमणि की तलाश करने लगती है। उधर स्कूल में हंगामा मच जाता है। सब बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में हंगामा कर देते हैं। ये तेजस्वी कहाँ गई? कहीं ये सब उसी का किया धरा तो नहीं? अगर किसी को पता चल गया कि हम नागिन टीचर हैं तो पता नहीं ये सब क्या करेंगे। नयनतारा तेजस्वी को ढूंढती हुई वहां से निकल जाती है, तो वही तेजस्वी अपनी इच्छा शक्तियों से नागमणि को ढूंढ लेती है और उस बूढ़ी औरत को लाकर दे देती है। लाओ लाओ, इसे मुझे दे दो, अब देखो मेरा कमाल। वो बूढ़ी औरत नागमणि की मदद से तेजस्वी को कैद कर लेती है। ये आपने क्या किया? तेरी माँ ने कभी मुझे ये नागमणि नहीं दी, लेकिन आज उसकी बेवकूफ नागिन टीचर ने ये मुझे लाकर दे दी। अब मैं इसकी सहायता से कितनी शक्तिशाली हो जाऊंगी। तुम्हारे कहने पर मैंने इन बच्चों के साथ इतना गलत किया है, इन्हें मौत के मुंह में ले आई। आज इन सब की जान मेरी वजह से खतरे में है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बूढ़ी औरत उन सब लड़कियों की बलि देने ही वाली होती है कि तभी नयनतारा वहां आ जाती है और अपनी जादुई शक्तियों से उस बूढ़ी औरत को मार डालती है और उससे वो नागमणि हासिल कर लेती है, जिससे वो सभी 10 लड़कियां ठीक हो जाती हैं। तुम कितनी अच्छी हो दीदी, आज तुमने हम सबकी जान बचा ली। मुझे माफ कर दो बहन, अब से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी और एक अच्छी टीचर बनकर दिखाऊंगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। नयनतारा और तेजस्वी उन सब बच्चों को लेकर स्कूल आती हैं और उनके माता पिता को उन्हें सौंप देती हैं। साथ ही वो नागमणि की सहायता से उन सब बच्चों के दिमाग से नागिन वाली बात मिटा देती है। अब तेजस्वी सब बच्चों को बहुत प्यार करती है, साथ ही उन्हें अच्छी शिक्षा देती है।